Friends, Jai Hind. Today we are going to discuss a very important topic, the most relevant topic, that is Afghanistan history, Afghanistan crisis and rise of Taliban, and how Taliban take over Afghanistan government and now ruling. In this topic we are going to explain and simplify each and everything. So please connect it with us, stay tuned with us and enjoy the topic. Before moving to the mainstream of the topic, friends, I want to give you the overview of the topic. दूसरी वीडियो से वो नहीं मिले, इस टॉपिक में A to Z क्लियर करता हूँ. आपके माइंड में चल रहा होगा ये फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो अफगान वार क्या है, कैसे हुआ, ये थर्ड एंग्लो अफगान वार क्या था, ये दुरंत लाइन्स दो जी ये क्या चीज़ है, अमेरिका कैसे इंटर होता है अफगानिस्तान की वार में और कैसे एग्जिस्ट भी हो जाता है, और रशिया कैसे होता है और रशिया भी कैसे एग्जिस्ट होता है, और क्यों इसको ग्रेवयार्ड कहता है कि जितने भी आए एम्पायर यहाँ से या कोई आए दूसरी किंगडम उसको डिफीट करती है अफगानिस्तान. इसमें क्या है ऐसा. और आपके मन में चल रहा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या है प्रॉब्लम के ये दोनों ममालिक तो मुस्लिम हैं, एक हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, तो क्यों नहीं है. हम इस लेक्चर में ये सब क्लियर करेंगे आपका. और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें सोचना चाहिए और उसकी जरूरत है हमें, दैट इज नीड ऑफ द हार्ट, उसको भी हम इसमें चर्चा करेंगे. A to Z नोट आपकी क्लियर की जाएगी. सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फर्स्ट, इट विद अदर फ्रेंड्स एंड लाइक अवर वीडियोस बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस. सो फ्रेंड्स, आपको ले चलता हूँ बैक टू द हिस्ट्री 18th सेंचुरी में. आपको पता ही होगा, सुना कई बार होगा आपने कि ब्रिटिश को आदत थी एक्सपेंड करने की अपने टेरिटरी, मीन्स इलाका, एक जगह से दूसरे पे रूल करना, तीसरे पे उसकी टेरिटरी को अपने बनाना और उसके ऊपर राज करना. ये उनका एक सर्कल था जो 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा आम था. इसी तरीके से 18th सेंचुरी में वो इंडिया के रूल कर रहे थे इंडिया पे, और साथ ही में था अफगानिस्तान. तो उसके पीछे था USSR, आपको पता है, जो आज के टाइम में रशिया कहलाया जाता है. अब अफगानिस्तान के ऊपर वो प्लान करते हैं एक अटैक करने का 18th सेंचुरी में, 1838 में. अब कैसे प्लान करते हैं, प्लान ऐसे करते हैं कि जो अफगानिस्तान है इसको बनाना चाहते हैं वो बफर जोन, उसके ऊपर राज नहीं करना चाहते, बिकॉज वो चाहते हैं कि ये एक शील्ड की तरह काम करे उनके इंटरेस्ट के लिए. उनका इंटरेस्ट क्या था, सेल्फिश इंटरेस्ट और जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट. वो वहाँ पे, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे रूल नहीं करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे बट प्रोटेक्टेड स्टेट की फॉर्म में रूल करना चाहते थे. और ये उन्होंने किया भी जब सेकेंड एंग्लो अफगान वार होती है. तो फ्रेंड्स, 1938 में क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार. इसमें ब्रिटिश को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है अफगानियों के द्वारा. वो उस वक्त इतनी हलचल मचती है, इनके लिए इतनी ह्यूमिलेशन होती है, इनका इमेज जो है ब्रिटिश का वो तबाह किया जाता है अफगानियों के द्वारा. तो उसमें कई सारे इनके गवर्नर जनरल्स की रद्दोबदल होती है, ट्रांसफ़र होती है, वापस बुला लिए जाते हैं. तो अब इस ह्यूमिलेशंस को उन्होंने दोबारा से अपना इमेज को रिस्टोर करना चाहा. जब सेकेंड एंग्लो अफगान वार होती है, फिर उसके बाद 1978 में यहाँ पे ब्रिटिश मुंह तोड़ जवाब देते हैं किसको, अफगानियों को, और अफगानियों को कुछ हिस्सा जो है वो अपने अंडर कर लेते हैं और अफगान को बनाते हैं एक प्रोटेक्टेड स्टेट. अब मन में चल रहा होगा ये प्रोटेक्टेड स्टेट क्या है. प्रोटेक्टेड स्टेट का फ्रेंड्स मतलब इतना ही है कि जो आगे वाली फ्रेंड्स होगी कंट्री, वो ब्रिटिश के ऑर्डर के बिना फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट नहीं करेगी. ये तो अगर पपेट स्टेट ही की तरह ओबियसली वो ये पपेट स्टेट. तो अब ना यहाँ पे जब उन्होंने ऐसा कर दिया कि बनाया अफगान को एक और बनाया अपने लिए एक ढाल ताकि वो बच सके USSR से. अगर USSR हमला करे तो बचाने के लिए उनको कौन बीच में खड़ा हो, अफगान. ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपर्ट द ग्रेट गेम प्लान. ठीक है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन था द ग्रेट गेम प्लान का, वो हो गया आसानी से सॉल्व. और फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो अफगान वार क्या थी, दैट इज क्लियर. नाउ अब क्या होता है कि थर्ड एंग्लो अफगान वार होती है. ये होती है 1919 में. यहाँ पे जब आपको मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड स्टेट बनाया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अफगानियों की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई. कभी उनको यहाँ से टिच कर, कभी यहाँ से हरेसमेंट, कभी वहाँ से, कभी उन पे ये आर्डर, कभी वो आर्डर. जो उनकी सवर्जिनिटी थी अपनी, वो खुद की लॉस हो चुकी थी, वो एक पपिट की तरह काम कर रहे थे. बट उन्होंने ऐसा बर्दाश्त ना करना चाहा तो एक वार लैड की, दैट इज वार ऑफ इंडिपेंडेंस. और यहाँ क्या होता था एंग्लो अफगान वार में कि डिफीट की जाती है ब्रिटिश एम्पायर और जीत जाते हैं अफगानी,
और एक कंप्लीटली तरीके से इंडिपेंडेंस मिल जाती है और 1919 वार में, थर्ड एंग्लो अफगान वार में। फ्रेंड्स यहाँ साथ में क्या होता है कि जब वो सेकेंड एंग्लो इंडियन अफगान वार होती है, उसमें आपको कई बार माइंड में चला होगा दुरंद लाइन की हिस्ट्री क्या है, जो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये लाइन डिवाइड करती है, जो 1947 में एक परमानेंट लाइन बन चुकी थी। अब दुरंद लाइन की हिस्ट्री ये है कि जब सेकेंड एंग्लो इंडियन अफगान वार होता है, उसमें क्या करते हैं ब्रिटिश उसको इंडिया और अफगान की एक टेरिटरी जो उसको एक लाइन बीच में ड्रा कर देते हैं कि तुम्हारा एरिया उस साइड और दुरंद लाइन के इस साइड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये उस टाइम तो कर दिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बट जब फ्रेंड्स इसकी हिस्ट्री आती है 1947 में, ये एक परमानेंट लाइन बन जाती है। अब परमानेंट लाइन बन जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे पाकिस्तान अलग हो जाता है इंडिया से, और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो खैबर पख्तून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये खैबर पख्तून डिस्ट्रिक्ट से क्या लेना देना है करते हैं, वो प्रोटेक्टेड बनाते हैं स्टेट फर्स्ट अफगान को, और एक दुरंद लाइन खींचते बीच में। वो क्या होती है दुरंद लाइन, वो ये होती है जो आज एक परमानेंट लाइन है इंडिया और अफगान के बीच में। अब वो ये लाइन खींचते हैं, इस साइड इंडिया को डिक्लेयर करते हैं और नॉर्थ वाली साइड जो है वो अफगान स्टेट रहती है। अब यहाँ पे आज वही लाइन जो परमानेंट लाइन बनी हुई है, और यही जो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड नॉट बिटवीन इंडिया बट अफगान वार के बाद क्या होता है अफगान के बीच में। फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है। जब सेकेंड एंग्लो अफगान वार होती है तो अमानुल्लाह खान ने किंग आता है, वो बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरल होता है। वो होता तो कम्युनिस्ट है, बट वो क्या करता है कि वो सारे आइडियाज प्रमोट और पुट फॉरवर्ड करता है जो आज की डेट में अफगान में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट इज वो इमेजिन भी नहीं किए जा सकते। दैट इज वुमेन एजुकेशन, पोलीगेमी को एंड करना, एक ही वुमेन से शादी करना, उनकी एजुकेशन के काम करना, इक्वलिटी देना, वुमेन में पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट होना, और क्या अमानुल्लाह खान की गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। बट साथ ही में फ्रेंड्स आपने सुना होगा तालिबान, ये क्या है इसकी हिस्ट्री। तालिबान की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, स्लोली राइज। उसमें क्या होता है कि एक होता है अमानुल्लाह खान की गवर्नमेंट, और दूसरा जो अपोजिशन होती है वो इस्लामिक होते हैं। अमानुल्लाह खान इज लिबरल और दूसरे जो है रिवाइवलिस्ट होते हैं। रिवाइवलिस्ट कौन होता है, अब वो ये चक्रें जो धर्म की लाएँ, शरिया ला, उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, वुमेन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कि ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे रिवाइवलिस्ट होते हैं जो आज के टाइम में तालिबान के नाम से जाने जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये अमानुल्लाह खान जो है ये हमारी धर्म की जो लॉ है उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो वो क्या बन जाते हैं इसके अपोनेंट्स और अपोजिशन में करते हैं काम इसके। वो चाहते हैं कि लिबरल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, रिवाइवलिस्ट होनी चाहिए। अब ये रिवाइवलिस्ट कौन है और लिबरल कौन है। लिबरल्स वो होते हैं जो सबको इक्वलिटी और लाइबर्टी देते हैं, सबको काम करने की इक्वलिटी और लाइबर्टी, और हर एक को बराबरी का हक हो काम करने का, और किसी को अब दूसरी साइड रिवाइवलिस्ट क्या है, रिवाइवलिस्ट ये चाहते हैं कि जो भी काम हो या जिस तरीके से भी काम किया जाए, ला चला जाए, गवर्नमेंट चलाया जाए, या कंट्री में अगर कोई रूल एंड ऑर्डर हो तो वो हो इस्लामिक लॉ के अंडर। अब रिवाइवलिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि अमानुल्लाह खान को गिराना चाहते हैं। वो स्लोवली वो कुछ रिबेलियंस के मूड में आ जाते हैं। उस टाइम के इस्लामिस्ट जो आज के टाइम में तालिबान के नाम से जाने जाते हैं। अब 1923 में एक रिबेलियन होती है, फिर 1929 में एक और रिबेलियन होती है, और इस तरीके से क्या होता है कि अमानुल्लाह खान को रिमूव करवा दिया जाता है। और जो रिमूव करवा दिया जाता है तो नई गवर्नमेंट बनती है। वो भी कुछ टाइम तक नहीं टिकती, तो एक और गवर्नमेंट बना दी जाती है नादिर शाह के द्वारा। अब नादिर शाह कुछ टाइम तक रूल करता है, और नादिर शाह के बाद फिर से आता है जहीर शाह। अब जहीर शाह अच्छा रूलर था, मॉडर्नाइज था, और उसने काम किया, रिफॉर्म भी लाया, और अफगान को एक अच्छी स्टेटमेंट और सिचुएशन में पहुंचा दिया। अब उसने 40 ईयर लॉन्ग रूल किया। फ्रेंड्स आपको पता है अकबर ने 48 ईयर रूल किया था, मुगल का सबसे लार्जेस्ट रूलर था इंडिया में मीडिएवल टाइम के टाइम। और यहाँ पे अफगान में ये नादिर शाह जहीर शाह एक अच्छा रूलर माना जाता है उस टाइम का, मॉडर्नाइजेशन के टाइम में के लिहाज से, और बहुत सारे एंगल में, मीन्स ओवरऑल रिफॉर्म किया इसने। अब हम
पहुंच गए 1947 के टाइम में। वो टाइम आ जाता है जो आपके माइंड में होगी कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, एक हो जाना चाहिए था इनको, बट ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं? दोनों की आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ को प्रमोट करते हैं, धर्म के बेस के ऊपर मोस्टली ये काम करते हैं। यहाँ पे कोई उतनी ज़्यादा हाई लेवल की डेमोक्रेसी तो है नहीं है। अफगान में तो आजकल बिल्कुल भी नहीं है, तुम जानते ही हो, और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आर्मी रूल रहता है मोस्टली। और यहाँ क्या होता है कि जब परमानेंट लाइन बनी दुरंत लाइन, वहाँ 1947 के टाइम में पाकिस्तान अलग होता है इंडिया से, और अब खैबर पख्तून जो एक एरिया है वहाँ पे रहते हैं पश्तूमी, और पश्तूमी 38 से 42% और 40% रहते हैं कहाँ पे? अफगान में। अब वो चाहते हैं कि वो एक हो जाएं जो डिवाइड किए गए थे दुरंत लाइन से, इसलिए वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। कभी उनके ऊपर बम ब्लास्ट होता है पाकिस्तान में, कभी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी प्रमोट की जाती है, और कभी उनको धमकी दी जाती है, और कभी उनके मास्क के ऊपर अटैक किए जाते हैं, कभी उनके ऑफिस के ऊपर अटैक किए जाते हैं। ये किया जाता है साहब अफगान की वजह, अफगानियों से, और अफगान चाहते हैं कि खैबर पख्तून को अफगान को दे दिया जाए, और इसलिए पख्तूमी एक हो जाए। अब ये डॉट तो क्लियर होगी। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि 1947 के बाद क्या होता है। फ्रेंड्स 1947 के बाद वो बात होती है जिसके लिए आप कई सदियों से वेट कर रहे थे कि अमेरिका और रशिया की एंट्री क्यों होती है और एग्जिस्ट क्यों हो जाते हैं ये दोनों, और किस तरीके से राइज हो जाता है तालिबान। और तालिबान में इतनी ऐसी क्या कैपेसिटी है कि वो अमेरिका से पहले अमेरिका के साथ काम किया और अमेरिका भी नहीं डिफीट कर पाया, और आज तो जो तालिबान रूल कर रहा है वो गवर्नमेंट को उखाड़ के। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक्स, और जो आपके माइंड में भी चल रहा होगा। फ्रेंड्स 1947 के बाद की मिस्ट्री तो आपने तक की सुन ली। इसके बाद ये होता है कम्युनिस्ट, वहाँ के जो रॉयल फैमिली होगी वो टेक पार्ट नहीं करेगी, वो नहीं दिया जाना। फ्रेंड्स 1947 तक क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही, ये आपने जान लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि 1947 के बाद क्या होता है। आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, कैसे अमेरिका की एंट्री हुई और एग्जिस्ट क्यों हुआ, कैसे रशिया आया और रशिया ने एंट्री मारी तो कामयाब कहाँ तक हुआ और कैसे एग्जिस्ट हो गया। अब तालिबान कैसे राइज हुआ, तालिबान की हिस्ट्री क्या है, और तालिबान पहले किस फॉर्म में था, कुछ हद तक आपने सीखा। अब मैं बताऊंगा क्लैरिटी से कि कैसे राइज होता है तालिबान, और तालिबान इतनी फॉर्म में कैसे आ गया कि ये गवर्नमेंट को टपल करके और उसको उखाड़ के आज रूल कर रहा है। फ्रेंड्स 1947 में ये होता है। 1964 में एक लॉ लाई जाती है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो रॉयल फैमिली है वो पार्ट नहीं लेगी। अब रॉयल फैमिली क्यों, मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कम्युनिस्ट ऑलरेडी थे एक साइड, और एक साइड इस्लामिक थे। अब कम्युनिस्ट चाहते थे कि अपना एजेंडा प्रमोट करने, और पीछे था रशिया का हाथ। यहाँ पे वो ये करते हैं कि रशिया के दम पे और आर्मी के दम पे दाऊद खान एक रूलर होता है, वो क्या करता है, जीत जाता है। अब वो जब जीत जाता है तो जो इस्लामिक होते हैं उनको काफ़ी डिफीट मिलती है, उनको ह्यूमिलेशंस भी होती है। अब यहाँ पे एक टक्कर में दोनों खड़े हो जाते हैं। और दूसरी साइड अगर हम देखें स्टोरी का, तो यही जो टाइम था, अब यहाँ पे कोल्ड वार चल रही है। अब के मन में क्वेश्चन चल रहा है कोल्ड वार है क्या है। फ्रेंड्स कोल्ड वार इज नथिंग बट एक आइडियोलॉजिकल वार थी। अब ये क्या है आइडियोलॉजिकल वार, आपके माइंड में क्वेश्चन में क्लियर कर दूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे दो आइडियोलॉजी की फाइट थी, एक कम्युनिस्ट दूसरा कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट चाहते थे कि गवर्नमेंट का सिर्फ मुद्दा होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए, और कम्युनिस्ट चाहते हैं कि स्टेट का अहम रोल होना चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों और सोशल एक्टिविटीज़ हों। ये है कम्युनिस्ट का एजेंडा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड वार होती है, जिसमें सुपर पावर बनने की रेस होती है दो कंट्री के द्वारा। वन इज यूएसएसआर, दैट इज कॉल्ड रशिया टुडे, एंड ऑन द अदर हैंड दैट इज अमेरिका। अब जब रशिया दाऊद खान को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे अमेरिका बीच में भी कूद जाता है। किसको सपोर्ट करता है, वो होते हैं इस्लामिक। अब इस्लामिक थे, अभी वो मुजाहिदीन नहीं है, अभी नहीं वो तालिबानी है, वो इस्लामिक है। ये पहली इनका फर्स्ट स्टेज था। अब ये फर्स्ट स्टेज में क्या किए जाते हैं कि अमेरिका इनको भड़काता है। अमेरिका किसी तरीके से दूसरों की वार में कूद ही जाता है, चाहे किसी की सपोर्ट करनी हो, चाहे होता सभी का सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। किसी के लिए क्यों कोई फाइट करेगा, अपने जवानों को बल्ली चढ़ाएगा, अपना हथियार लगाएगा, पैसा लगाएगा, क्या चाहिए किसी को, सबको चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट, वो सब सेल्फिश और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेस पे फाइट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, रशिया जो सपोर्ट कर जाता है दाऊद खान की और उसकी गवर्नमेंट बना देता है।
ऑन द अदर हैंड अमेरिका इस वार में कूदता है और अमेरिका क्या करता है कि सपोर्ट करता है इस्लामिक की। और इस्लामिक वो थे जो फर्स्ट स्टेज था तालिबानियों का। अभी तालिबान जो है इतना राइज नहीं हुआ था और इस नाम से भी नहीं जाना जाता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका उनको हथियार भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, उनको स्ट्रेटजी प्लानिंग भी करना सिखाता है, उसके ऊपर कई सारे फाइटर जेट्स भी देता है ऐसा माना जाता है। वो ट्रूप्स को ट्रेनिंग देता है और काफ़ी सारे मॉडर्नाइज इक्विपमेंट के साथ उनको भेजता है फाइट करने के लिए अगेंस्ट रशिया। अब फ्रेंड्स इसी सिचुएशन में क्या होता है कि कंडीशन यही धीमी गति से पहुंच जाती है 1990 में। अब 1990 में क्या होता है कि जो इस्लामिक थे वो एक एक्सट्रीम स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक सिविलियन वार डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। अब वो वार डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे वही इस्लामिक अब बन जाते हैं मुजाहिदीन। अब वो बन जाते हैं जब मुजाहिदीन, तो चलती है वार किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट थी। अब रशिया उधर सपोर्ट कर रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट की और इधर सपोर्ट कर रहा है अमेरिका मुजाहिदीनियों की। और ये मुजाहिदीन वो कौन थे? जो मुस्लिम तालिब इल्म थे और ये मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती थी इनको, मदरसे में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कैसे तुमने काम करना है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी क्या हो रही है, या किस तरीके से तुमने आगे चल के काम करना होगा, या गवर्नमेंट को कैसे लाना होगा और इस्लामिक शरिया लॉ को कैसे प्रमोट करना होगा। ये सारा उनको सिखाया जाता था वहाँ पे। और फंडिंग अमेरिका के द्वारा की जाती थी और इस साइड सपोर्ट यूएसएसआर से मिलती थी, जो प्रेजेंट टाइप की गवर्नमेंट होती थी कम्युनिस्ट उनको। और इसी से एक बंदा निकलता है, वही तालिब इल्मी जो थे, जो आजकल तालिबान के नाम से जाने जाते हैं। तालिबान का मतलब तालिब इल्म और उसका मतलब होता है सिंपली स्टूडेंट। और उन्हीं स्टूडेंट में था एक ओसामा बिन लादेन, जो उस टाइम का एक इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल था अमेरिका पे अटैक करने का, जिसने ट्रेड सेंटर को गिराया था। और वही बना एक बड़ी प्रॉब्लम्स। पहले अमेरिका ने सिखाया उसको और अमेरिका को जवाब दिया उसने अपने फॉर्म में, और इसलिए बना एक प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन, जिसको बाद में मरवा दिया गया था। अब फ्रेंड्स इस स्टोरी का यहीं करते हैं हम एंड। सो श्योरली इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल एक्सप्लेन A to Z थिंग कि कैसे होता है इसके बाद का मिस्ट्री, कैसे तालिबान टेक ओवर करता है अफगान को और आज रूल कर रहा है, क्या रही थी हिस्ट्री ओसामा बिन लादेन की। We will explain each and everything. So please stay tuned with us. Like our video, share our video, and please subscribe our channel because it is your moral responsibility. We are students, we need your support. Thank you so much.